वो जो लोग वोट कटवा बोलते हैं उनकी खुद की हैसियत कहाँ है। वो कोऑप्शन में किसी पार्टी के साथ आते हैं, फिर वो स्टैंडिंग चेयरमैन किसी के साथ बनते हैं, पहले मेयर किसी के साथ बने। उनका कोई भी ईमान नहीं है। जब खुद इलेक्शन लड़ने असेंबली का निहाल साहब के सामने खड़े हुए थे तो किसके बोलने पे बैठ गए थे ये पूरा शहर जानता है। हमारे नाम से लर्जा है गर्दिशे दौरा, हमारे नाम से लर्जा है गर्दिशे दौरा, हमारे अज़्म जवां हैं, हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो इस शहर की बेहतर मुस्तकबिल के लिए, हमारे साथ चलो लोगों के रोजगार के लिए, हमारे साथ चलो इस शहर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हमारे साथ चलो इस शहर की सनत को बचाने के लिए। मैं आप लोगों के सामने अपने ख्यालात, अपने जज्बात रखने के लिए आई हूँ। ये इलाका इस जगह आबाद है कि आम तौर पर इस इलाके में जलसे नहीं हो पाते और मेरा ज़रूरी था इस इलाके में आना, क्योंकि ये इलाका वो है जिन्होंने मालेगांव शहर को समाजी, सियासी, मजहबी राह दी है। जहां खान साहब इनका एक ख़ानदान यहाँ आबाद है, जहाँ गुलशन मुकादम साहब का ख़ानदान आबाद है, जहाँ शेख अब्दुल वदूद साहब यहाँ आबाद हैं, तो मालेगांव के मशहूर जिन्होंने कारपोरेशन को तामीर करवाया रज़ाक सेठ, वो यहाँ आबाद हैं। इस शहर की वाहिद अभी तक की खातून एमएलए आयशा हकीम यहाँ से आबाद हैं। यहाँ से सलीम सिद्दीकी ख़ानदान आबाद है, यहाँ से अब्दुल रहीम सेठ चमड़े वाले ख़ानदान यहाँ से आबाद हैं। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने मालेगांव शहर में तालीमी जाल बिछाने के लिए कोशिश की। मैं ये मानती हूँ कि मालेगांव शहर को मेरे वालिद कहा करते थे कि जब मैं नया नया सियासत में आया, मेरा सियासत का शौक़ पैदा हुआ, तो मैं जाकर इस इलाके में मिस्री खां के बाड़े में आकर बैठा करता था, क्योंकि ये माना जाता था कि वहाँ के लोग इंतहाई ज़ौक़ वाले हैं, बदर के लोग इंतहाई ज़ौक़ वाले हैं, और मैं यहाँ आकर बैठा करता था। यानी मालेगांव की सियासत, चाहे वो खान साहब अब्दुल रहीम साहब की हो, चाहे रज़ाक सेठ की हो, वो सियासत की इब्तिदा यहीं से हुआ करती थी। मैं आपके सामने अपने जज्बात रखने इस इलाके में इसलिए भी आई हूँ कि यही वो इलाका था जहाँ की एक वाहिद मुस्लिम खातून जो एमएलए बनी थी, और इंशाअल्लाह इस शहर की, इस इलाके की आवाम की और मेरी माओ बहनों की ये दुआएं मेरे साथ रहे तो वो रिकॉर्ड को मैं कायम रखूंगी। दूसरी पहली मुस्लिम खातून एमएलए वो आप लोगों को दूंगी इंशाअल्लाह, आप लोग मेरा साथ दो। मैं एक मर्तबा एक प्रोग्राम के लिए आयशा आपा के घर के पास कार्ड लेकर आई थी। मैं बात करने लगी तो मुझे डॉक्टर साहबा ने कहा था कि शान-ए-हिंद तुम सियासत में हो, तो अगर तुम ये समझती हो कि लोग इस बात पर ताज्जुब करते हैं कि तुम औरत हो और सियासत कर रही हो, तो बिल्कुल डरना नहीं। क्योंकि बोले मैं और आयशा आपा जब स्कूल जाते थे तो बोले लोग हमको पीछे से चिढ़ाते थे कि औरत स्कूल जा रही है, लेकिन आज देखो औरतों के नाम से स्कूल और मदरसे चलते हैं। इसलिए इब्तिदा में तकलीफ होती है, लेकिन इंतहा औरत हमेशा खूबसूरत करती है, इसीलिए डरना नहीं। मैंने उन बातों को अपने लिए एक नसीहत मान के अपना सियासी सफ़र शुरू किया। मैं आप लोगों के सामने ये बात को बताने आई हूँ कि शान-ए-हिंद को, समाजवादी पार्टी को वोट देना क्यों ज़रूरी है, और मेरे मद्दे मुकाबिल जो उम्मीदवार हैं उन्होंने अपना सियासी सफ़र सालों पहले शुरू कर दिया है। मुफ्ती इस्माइल साहब वो 10 साल मालेगांव शहर के एमएलए रह चुके हैं। शेख रशीद और शेख आसिफ का ख़ानदान ये 15 साल
एमएलए भी रहे, इनके वालिद वालदा कारपोरेशन में भी रहे, लेकिन आज जब आप उनके स्टेज आप सुनते हो, उनकी बातें सुनते हो, तो आप अपने दिल पे हाथ रखकर बोलना, न मुफ्ती साहब न शेख आसिफ एक काम ये नहीं बता पाते कि उन्होंने इस शहर के लिए ऐसा किया है जिसकी वजह से इनको दोबारा वोट देना चाहिए। बता पाते हैं क्या? आप बताइए, कोई एक बात नहीं बता पाते। वो सिर्फ ये बोलते हैं कि एक आदमी नशा करवा रहा है, एक खानदान नशा जुआ सट्टा वो मालेगांव शहर में लोगों को आदी बना रहा है, ये मुफ्ती इस्माइल साहब कहते हैं। लेकिन मैं भी ये कहती हूं कि हम ये 1999 से बोल रहे हैं कि मालेगांव शहर में गुनहगारी सट्टा जुआ और गैर कानूनी कारोबार करने वाला वो खानदान है। आज मुफ्ती साहब मान रहे हैं, जबकि इन्होंने ही 1999 में उनके लिए फतवा दिया था। तो क्या उस वक्त वो नेक थे? ये एक सवाल है मेरा उनसे। आज तुम लोगों को ये बोलते हो कि ये लोग जुआरी है, सटोरी है, हाँ, लेकिन आप भी इस शहर के एमएलए हो। इन्होंने एक तकरीर की मुफ्ती साहब ने, जिसमें उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने अगर इन 10 सालों में मालेगांव शहर में कोई काम नहीं किया तो मैंने कहीं गुंडागर्दी भी नहीं की, मैंने किसी की जमीन हड़पा भी नहीं, लेकिन अगर वो लोग हड़प रहे थे तो तुमने एमएलए रह के तुम्हारा फर्ज पूरा नहीं किया, तुम इस काबिल नहीं थे, तुम्हारा दबदबा नहीं था कि वो गैर कानूनी काम कर रहे थे और तुम उनको रोक पाओ। ये बोल के कि मैंने ये नहीं किया, तुम्हारा हिसाब खत्म नहीं होगा। वो लोग ये कर रहे थे और तुम रोक नहीं पा रहे थे, इसके लिए तुम नाकारा हो, ये मान लो। और मालेगांव शहर से मैं अपील करती हूं कि मैं तालीम याफ्ता हूं, मेरे खून में सियासत है। मुस्तकीम ने एक सवाल पूछा कि जब खून में सियासत थी तो पॉलिटिकल साइंस से बीए क्यों किया? उसका जवाब ये है कि पॉलिटिकल साइंस से मैंने बीए इसलिए किया कि पॉलिटिकल साइंस में कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है और मुझे पॉलिटिक्स के साथ साथ इंडियन पॉलिटिक्स के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन भी समझना था, इसीलिए मैंने पॉलिटिकल साइंस से बीए किया। तो मालेगांव शहर में एडमिनिस्ट्रेशन और कानून ये दोनों चलाने की मैं ताकत रखती हूँ। और आप लोग जो लोग मुझे वोट कटुआ बोलते हैं, ये याद रखो, मैं वो बाप की औलाद हूँ जिसको मुख्यमंत्री रहने के लिए भी बोला गया, तो उस आदमी ने उस पोस्ट को, उस पैसे को ठोकर मार दी। मुफ्ती इस्माइल साहब और वो जो भरो खीसा मेरे बारे में बोल रहे थे ना, उनकी और शेख आसिफ की खानदान की पूरी प्रॉपर्टी मेरी पूरी प्रॉपर्टी के आधा नहीं है। तुम्हारी क्या ताकत है? मैं जिस चीज की मालिकिन हूं ना, उन सब की प्रॉपर्टी की मैं आधे से ज्यादा की मैं मालिक हूं। तुम ये समझ लो कि मालेगांव शहर में निहाल अहमद के खून को कोई खरीद नहीं सकता। और मैं आज ये भी बताऊंगी कि मैं इलेक्शन कैसे जीत सकती हूँ, मैंने क्या लॉजिक, हमने कैसे इलेक्शन के काम कर रहे हैं। आप लोगों से मैं ये दरख्वास्त करने आई हूँ कि अगर मैं एक औरत हूँ इसलिए मुझे कमज़ोर समझा जा रहा है, तो ये मान लो ये औरत उस निहाल अहमद की बेटी है और मैं वही औरत हूँ जो 2019 में मुफ्ती साहब के लिए घर घर वोट मांगने गई थी और तुम्हारे लिए वोट मांगा था, इसलिए कि वो नाकारा लोग जो मालेगांव शहर का इस्तेहसाल कर रहे थे उनका खात्मा होना चाहिए। और मुफ्ती साहब ये बोलते थे मेरा पहला टर्म है, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो हम सियासी लोग उनके साथ लगे, लेकिन उनका काम करने का जज्बा नहीं है, वो चाहते ही नहीं है काम करना। इसलिए मुझे मालेगांव शहर को बचाने के लिए, क्योंकि ये शहर ये ऐसे लोगों ने बसाया है, जब हारून अंसारी साहब, आयशा हकीम साहबा, शब्बीर सेठ साहब सियासत करते थे, भले ही निहाल साहब और उनकी पार्टी अलग अलग थी, लेकिन कभी इन्होंने एक दूसरों के बीच में रोड़े नहीं अटकाए।
ये कोशिश हमेशा करते थे कि मालेगांव शहर की तरक्की हो, लेकिन आज जो नुमाइंदा यहाँ है वो मालेगांव शहर की तरक्की चाहता ही नहीं। सिर्फ एक है जो लोगों को नशे में डुबा के रखा है, एक खानदान, और दूसरा मुफ्ती साहब जो मजहब के नशे में लोगों को डुबा के रखे हैं। तुम अगर चाहते हो कि इस शहर की तरक्की हो तो तुम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करो। मैं जिस पार्टी से उम्मीदवारी कर रही हूं वो पार्टी है जिन्होंने बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए मुलायम सिंह ने क्या किया था। 1990 में कार सेवक जमा हुए थे, उस वक्त शूट एंड साइट, देखते ही गोली मार दो, ये ऑर्डर दिया था मुलायम सिंह ने। और 1990 में जो कार सेवक बाबरी मस्जिद को शहीद करने आए थे उन पर गोली चलाई गई और अयोध्या आधे घंटे में खाली हो गया, नहीं तो 1990 में ही बाबरी मस्जिद शहीद हो जाती। मैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले पार्टी के साथ हूं। हमारी जब पार्टी बीजेपी के साथ पैक्ट हुई तो हम किसी भी दूसरी बड़ी पार्टी में जा सकते थे, लेकिन हमने वो पार्टी चुनी जो हमारे उसूलों के मुताबिक हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन को मानती हो और अक़लियत यानी मुसलमानों के बारे में सोचती हो। इसलिए हम समाजवादी पार्टी में गए, वरना बाकी कई पार्टियों के लोग हमारे पास आए थे। मैं आपसे ये दरख्वास्त करने आई हूँ कि मालेगांव शहर मुसलसल फिरका परस्ती का शिकार हो रहा है, जहां हमको लोग परेशान कर रहे हैं। कहीं हमारी सनत खतरे में है, कहीं पावर के बिल की वजह से हम लोग परेशान हैं, कहीं हम पे झूठे केस बना के हमारी कौम को परेशान किया जाता है, कहीं ऐसा है कि पावर लूम के अलावा हमारे पास कोई और रोजगार के मौके नहीं है। मैं आप लोगों से ये वादा करने आई हूँ कि मैं मालेगांव शहर के मुस्तकबिल के लिए कोशिश करूंगी। आप ये समझ लो, आप एक बात समझ लो कि बहुत जल्द हिंदुस्तान की बीजेपी हुकूमत खत्म होगी और उसके बाद अखिलेश यादव वो हिंदुस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट में एक बड़ा ओहदा पाएंगे और वो बड़े मिनिस्टर बनेंगे। मैं ये समझती हूँ कि जिस तरह हमको हमारी पावर लूम की सनत की बका की ज़रूरत है, वैसे ही अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश के बुनकरों की फिक्र है। आप ये समझ लो, दो लोग मेरे मुकाबिल में हैं। एक जो हरा झंडा लाए हैं, कौन सी पार्टी का? अजीत दादा की पार्टी का, और दूसरा जो लाए हैं बी टीम, बीजेपी की बी टीम। पार्लियामेंट के इलेक्शन में उन्होंने बता दिया कि ये बी टीम है, इसीलिए पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने एमआईएम को रिजेक्ट किया। आप ये समझ लो कि अगर हुकूमत बदलेगी तो अखिलेश यादव ओहदा पाएगा कि एमआईएम का लीडर ओहदा पाएगा, ये बता दो। 37 एमपी है, 37 एमपी को छोड़ के बीजेपी के गिरा नहीं सकते हुकूमत, बना नहीं सकते हुकूमत। 37 एमपी अखिलेश यादव के हैं और इनके पास सिर्फ एक एमपी है, सिर्फ एक एमपी। और ये मैं लिख के देती हूँ, ये कभी बीजेपी के खिलाफ नहीं जाएंगे, क्योंकि इनका रोजी रोटी पार्टी वो बीजेपी की दलाली से चलती है। अखिलेश यादव बड़ा ओहदा पाएगा और उस वक्त हम लोग महाराष्ट्र के मालेगांव की सनत के लिए एक अच्छी पॉलिसी लाएंगे। आज मालेगांव शहर में मैं इलाकों में जाती हूँ, औरतें मुसलसल परेशान हैं रोजगार के लिए। मैं आप लोगों से ये वादा करती हूँ कि स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये ऐसी पॉलिसीज हैं जिससे घर बैठे औरत जो है रोजगार पा सकती है। लोग ये समझते होंगे कि औरतों का रोजगार करना, आज महंगाई का वक्त है, हर जगह औरत कोशिश करती है कि आदमी की मदद करे, और कोई बुरी बात नहीं, मदद करना चाहिए। घर बैठ के उसकी अपने बच्चों की कफालत में मददगार साबित होना चाहिए। आज जो मालेगांव शहर की प्राइमरी स्कूलें जो खंडर बन गई है, और खंडर किसने बनाया? उस खानदान ने, क्योंकि वहां नशे, सट्टे, जुए का वो अड्डा बना के रखे। दो वजह है, एक तो लोगों को तालीम याफ्ता मत होने दो, दूसरा उनको नशे में डुबा के रखो। अगर तालीम याफ्ता हो जाएंगे तो इनकी हैसियत लोग समझ लेंगे। जो लोग बोलते हैं ना, खुद साख्ता बने हुए हैं, क्या है तालीम नौ,
कायदे नस्ल 9, ये मालेगांव शहर की नस्ल को खराब करने वाले हैं। ये शेख आसिफ कायदे नस्ल 9 नहीं, ये अजाब नस्ल 9 है मालेगांव के लिए। इनको खत्म करने की ताकत सिर्फ निहाली समाजवादी लोगों में है। मैं ये बोल रही हूं, मीडिया वाले सुन लो, ये अजाब नस्ल 9 है। जो लोग मालेगांव शहर की नस्लों को तबाह कर रहे हैं नशे में, और मुफ्ती साहब इसको रोकने में नाकाम है, इसलिए क्योंकि इनकी चाह नहीं है खत्म करने की। आज हमारे यहाँ की इमारतें जो स्कूलें हैं वो खंडर हो गई है, लेकिन उसको बचा नहीं पा रहे हैं। ये उनकी अय्याशी का, उनके नशे का अड्डा है। मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि आप लोगों ने मेरा साथ दिया तो मैं भिवंडी के तर्ज में मालेगांव में जैसे रईस शेख ने इमारतें बनाई प्राइमरी स्कूल की, वैसी इमारतें बनवाऊंगी, और पहली से लेके जो 7वीं तक का निज़ाम है उसको 10वीं तक का करवाऊंगी। इससे 2 फायदा है, एक तो ये जो अजाब है उनके अड्डे बंद हो जाएंगे, दूसरा गरीब का बच्चा भी तालीम हासिल कर पाएगा, तीसरा कि जो लोग डीएड बीएड हैं लेकिन रोजगार हासिल नहीं कर पा रहे हैं उनको रोजगार मिलेगा इस स्कूल के जारी होने से। मैं आप लोगों के पास अपनी बातें रखने आई हूँ। एक बात समझ लो, वो जो लोग वोट कटवा बोलते हैं उनकी खुद की हैसियत कहाँ है। वो कोऑप्शन में किसी पार्टी के साथ आते हैं, फिर वो स्टैंडिंग चेयरमैन किसी के साथ बनते हैं, पहले मेयर किसी के साथ बने, उनका कोई भी ईमान नहीं है। जब खुद इलेक्शन लड़ने असेंबली का निहाल साहब के सामने खड़े हुए थे तो किसके बोलने पे बैठ गए थे ये पूरा शहर जानता है। मैं आप लोगों के पास ये बात रखने आई हूँ कि मैं जो ये इलेक्शन लड़ रही हूँ इसमें मैंने मालेगांव शहर का पूरा खाका खींच के रखा है। मालेगांव शहर के 4 हिस्से में तकसीम करके मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ। एक हिस्सा जो मालेगांव शहर के आगरा रोड का शुमाली हिस्सा है, हजारखोली से लेके नया इस्लामपुरे तक, कुसुम्बा रोड से लेके देवी के मल्ले तक, वो एक हिस्सा। दूसरा हिस्सा जो इस्लामपुरे से लेके पूरा पक्का इलाका, नयापुरा, इस्लामपुरा, रविवार वार्ड, शनिवार वार्ड, तीसरा हिस्सा गुरुवार वार्ड, और चौथा हिस्सा जो जाफर नगर से लेके पूरा हिस्सा है जो सलामताबाद तक है। 4 हिस्से में तकसीम करके इलेक्शन लड़ रही हूँ। मैं बता देती हूँ क्या सोच के इलेक्शन लड़ रही हूँ। जो मशरकी हिस्सा है आगरा रोड के उस पार जो शुमाली हिस्सा है, वहां जब मुफ्ती इस्माइल साहब 2007 में सियासत करने आए थे, मत करो जैसे लेना ले लो, अगर जो शुमाली हिस्सा है वो हिस्से में जब 2007 में सियासत करने मुफ्ती साहब आए थे, जब भी उनके एक भी कारपोरेटर चुन के नहीं आए। 2009 में जब वो इलेक्शन लड़े वहां जब भी उनके पास वर्कर नहीं थे। 2019 में जब हम उनके साथ आए, जब उनके पास वहां ताकत मिली, वहां हमारा सीधा मुकाबला इतने बड़े खित्ते में सिर्फ शेख आसिफ से है। मैं तुमको बता रही हूं, ये मीडिया वाले देखो ये कौन वोट कटवा है, आज मैं बताती हूं तुमको। पूरा जो शुमाली हिस्सा है वहां हम मुकाबला कर रहे हैं, और वहां के जो लोग हैं ना वो शेख आसिफ और उनके खानदान की रग रग को जानते हैं। उनको मालूम है ये किस तरह का गैर कानूनी काम करते हैं, किस तरह से नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं। और हमारे साथ क्यों है मालूम, कि हम उनका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, वहाँ के लोगों का जो शेख आसिफ और उनके घराने से नफरत करते, और किसी में ताकत नहीं है। दूसरा हिस्सा जो पूरा पक्का एरिया है उसमें मुफ्ती साहब हैं, तो उनका मुकाबला मैं कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ निहाली वोट है। मैं औरत हूँ, मैं औरतों से वोट की गुजारिश कर रही हूँ, और जो मैं हालात देख रही हूँ ज़बरदस्त पैमाने पर लोग मेरे साथ जुट रहे हैं, क्योंकि मैं एक विज़न के साथ इलेक्शन लड़ रही हूँ, और मैं विज़न जानती भी हूँ और विज़न की स्पेलिंग भी जानती हूँ। उसके बाद तीसरा हिस्सा जो गुरुवार वार्ड का है, यहाँ शेख आसिफ ताकतवर है, लेकिन उसको लोग नफरत करते हैं इसलिए कि वो गुंडागर्दी करता है। और मुफ्ती साहब जो दूसरे गुंडों को लेकर वहां गए हैं, उसकी वजह से जो शेख आसिफ से नफरत करने वाले हैं वो इनसे भी नफरत करते हैं। वहां भी हम हैं। 3 हिस्सा मैंने बता दिया
जहां हम लोग मुकाबला कर रहे हैं, 2 हिस्से में मैं शेख आसिफ साहब का मुकाबला कर रही हूं जहां मुफ्ती साहब नहीं है, और एक इस पक्के इलाके में मैं मुफ्ती साहब का मुकाबला कर रही हूं जहां शेख आसिफ नहीं है। और तीसरा हिस्सा जो जाफर नगर से लेकर सलामताबाद का खड़ा पट्टा है, वो समाजवादी उत्तर प्रदेश वालों की बड़ी तादाद का इलाका है। वहां सिर्फ तुम हो समाजवादी, वहां ना तुम्हारा मुकाबला आसिफ कर रहा है ना मुफ्ती साहब कर रहा है। अब बोलो कौन इलेक्शन जीत रहा है और कौन वोट काट रहा है। मैं सीधा बोलती हूं कि ये इलेक्शन जो है, ये इलेक्शन तुम्हारे शहर नहीं, तुम्हारे पूरे महाराष्ट्र की एक रविश तय करेगा। बहुत जल्द इस हुकूमत के गिरने के बाद हमको मौका मिलेगा हमारे रोजगार की बका के लिए। जो लोग MIDC में काम करना चाहते हैं, कोई नए प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं पावर लूम और इससे हट के, उसके लिए कोई ऐसा प्रोजेक्ट हम लाएंगे जिसकी वजह से मजदूरों को, यहाँ काम करने वालों को बम्बई, पूना, इचलकरंजी ना जाना पड़े। अपने करीबियों की मैयत में वो आ नहीं पाते, रात रात भर मैयत उनके लिए रोकी रखते। तो इसके लिए एक ऐसी कोशिश करेंगे कि लोगों का रोजगार भी हो और हमारा तहफ़्फ़ुज़, वो तहफ़्फ़ुज़ जो गिरवी रख दिया है शेख आसिफ और मुफ्ती साहब ने दादा भूसे के सामने। मैं एक मिसाल देती हूँ, मैं जिस जगह पर खड़ी हूँ, जब 12 नवंबर का वाक़या हुआ उसके बाद एक बड़ा हंगामा हुआ उर्दू घर का नाम रखने का। उर्दू घर का नाम रखने के लिए बोला गया तो शेख आसिफ ने ये कहा कि उर्दू घर का नाम मुस्कान खान के नाम से रखा जाएगा। मैंने बोला नहीं, ये उर्दू घर का नाम आयशा हकीम साहबा के नाम पे रखना चाहिए। लेकिन वो बसित थे कि नहीं, मुस्कान खान का नाम। और जब वोटिंग हुई तो मुझे नाम की मेरे साथ वोट कम पड़ी, आयशा हकीम साहब की, उनके लिए ज़्यादा पड़ी। मैंने पर्सनली मैसेज भिजवाया शेख आसिफ को कि आप ये नाम मत रखो, उर्दू घर जो है वो एक उर्दू ज़बान जानने वाले के नाम से रहे। आगे ये नाम जो है मुस्कान खान का, ये मुतनाज़ा है, इसका नाम नहीं कबूल करेंगे शासन, लेकिन ये माने नहीं। इन्होंने किया, ये इसलिए किए क्योंकि वो नाम नहीं चाहते थे, दादा भूसे की दलाली में उन्होंने उर्दू घर का नाम उर्दू जानने वाले के नाम पे नहीं रखवाया। और आगे जब वो गया मंत्रालय में वो नाम, तो उन्होंने बोल दिया कि ये महाराष्ट्र की नहीं थी, ये कोई संवैधानिक पद पे नहीं थी, इसलिए वो नाम कैंसिल हो गया। और अगर आयशा हकीम साहबा का नाम होता तो वो एक मुअल्लिमा थी, वो महाराष्ट्र असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की मेंबर थी, उनका नाम कोई ठुकरा नहीं सकता था। लेकिन ये बेवकूफ़ जो अनपढ़ हैं, जिनको सियासी, समाजी और इल्म नहीं है किसी चीज़ का, एक उर्दू घर के नाम को उर्दू जानने वाले नाम से मोहताज रह गया। ये एक मिसाल है। ये क्या विज़न की बात करेंगे, इनको खुद कोई अक्ल नहीं। मालेगांव शहर में 2 तरफा जब शेख रशीद घराने में सियासी बहरान आता है ना, तो मुफ्ती साहब मदद करने पहुंच जाते। जब ये लोग इलेक्शन हारे 2009 में, तो 2012 में मुफ्ती साहब ने उनकी वालदा को मेयर बनवा दिया। कल मैं तकरीर सुन रही थी शेख आसिफ साहब की थोड़ी सी, उसमें यह था कि इनके कोई बुनकर नहीं मिलता था, कोई हाफिज नहीं मिल रहा था, कोई टीचर नहीं मिल रहा था, कैसे कैसे लोगों को मेयर बना दिया। तो ये नहीं बताया कि तुम्हारी अम्मा को भी मुफ्ती साहब ने मेयर बनाया था। मालेगांव शहर में बुनकर लोगों की रहनुमाई करने वाला, बुनकरों के लिए पॉलिसी लाने वाला, ये पावर के अजाब से निजात के लिए काम करने वाला, जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए अच्छी पॉलिसी लाने वाला, जो खवातीन परेशान हैं उनके लिए रोजगार लाने वाला, गरीब के बच्चों के लिए बेहतर मुस्तकबिल तालीम का इंतज़ाम हो, इसकी कोशिश करने वाला। और इसके साथ सबसे बड़ा है हमारा तहफ़्फ़ुज़। तुम याद रखो, अगर तुमने बीजेपी के दोनों एजेंटों में से किसी को चुनकर दिया, तो असेंबली में जब माइनॉरिटी के खिलाफ कानून पास होगा तो ये दलाल अपनी दलाली करेंगे और तुम NRC और ऐसे दूसरे केस में परेशान रहोगे। क्योंकि तुम जानते हो कि किसने किसको MLC में वोट दिया, किसने बीजेपी को राज्यसभा में वोट दिया। तुम अपने शहर से ऐसा नुमाइंदा चुन के दो जो तुम्हारे लिए यहाँ से लेके दिल्ली तक, दिल्ली से लेके
बम्बई तक और दिल्ली तक तुम्हारे लिए रहनुमाई करे। जो अखिलेश यादव तुम्हारे पास है, जो तुम्हारे लिए रहनुमाई करेगा। मैं घरों में बैठी मेरी माँओं बहनों से ये दरख्वास्त करती हूँ कि मैं बहुत कोशिश करके, हिम्मत करके ये इलेक्शन लड़ रही हूँ। लोग बहुत सारे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, जबकि जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है। वो खुद क्या है ये शहर जानता है। इसके बावजूद मैं अपने वालिद निहाल अहमद के बाद, मैं अपने भाई बुलंद इकबाल के इंतकाल के बाद अपनी 2 बच्चियों को संभालते हुए, उनकी परवरिश करते हुए ये इलेक्शन का हिस्सा बन रही हूँ। आप लोगों की भरोसे पे, आप लोगों की ताकत पे मैं जो इलेक्शन लड़ रही हूँ, मैं काम की बुनियाद पे, विजन पे, मुद्दों पे बातें कर रही हूँ। आप अपने दिल पे हाथ रख के कहिए कि जो 2 लोग मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके पास कोई मौजू है, कोई विजन है, इस शहर की तरक्की के लिए कोई नक्शा है? क्या है उनके पास? मैं औरत होके एक गुंडे और ऐसे लोगों के खिलाफ उस इलाके में रहकर हिम्मत कर रही हूँ। आप लोगों के भरोसे पे मैं अपनी पूरी ताकत झोंक रही हूँ ये इलेक्शन में। निहाल अहमद को मानने वाले लोगों के भरोसे, इस शहर की माँ बहनों के भरोसे मुझे ये शहर रुसवा ना करे। नहीं तो देख लो 50 साल के बाद कोई औरत ने हिम्मत किया है असेंबली का इलेक्शन लड़ने की। ये औरतें, ये माएँ बहनें मुझे रुसवा ना करें। आने वाला इलेक्शन आप लोगों के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र की मुस्तकबिल का एक राह तलाश करेगा। इसमें मैं हिस्सा बनना चाहती हूँ। आपकी दुआओं से, आपके सहारे से, आपकी वोटों से मैं आपसे वादा करती हूँ कि जिस तरह अगर 5 साल आपने मुझे मौका दिया तो मेरे साथ ये 5 साल के साथ साथ वो 30 साल साथी निहाल अहमद साहब का रोशन माजी है, जिसको संभालना भी मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपसे वादा करती हूँ, निहाल अहमद की बेटी यहाँ खड़े होकर आपसे वादा कर रही है कि आपने अगर मेरा साथ दिया तो मैं वो सब काम करके बताऊंगी जो ये मर्द लोग अभी यहाँ इक़्तिदार में आने के बाद नहीं कर पाए। मैं वो हर कोशिश करूंगी जो साथी निहाल अहमद ने महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए, मालेगांव शहर के लोगों के लिए किया था। मैं आपसे इस बात का वादा करती हूँ कि मैं किसी पुलिस के डंडे से भागूंगी नहीं। मैं आपसे वादा करती हूँ कि अगर कोई किसी के ऊपर बंदूक चलाएगा तो कोई जाके बीजेपी वालों के पैरों में गिर जाएगा, वैसी हरकत मैं नहीं करूंगी। मैं निहाल अहमद की बेटी हूँ। मैं इक़्तिदार के लिए अपने शहर का पानी नहीं बिकवा डालूंगी। जैसे जो आज बोल रहे हैं ना स्टेज पे मुफ्ती साहब के कि मालेगांव शहर का पानी बेच डाला शेख रशीद ने, बिल्कुल सही है। कुर्सी के लिए शेख रशीद साहब ने मालेगांव शहर का पानी बेचा, लेकिन वो पानी बेचने की तजवीज़ में वो इस्लामाबाद वाले भी शामिल थे। ये भी बोलो स्टेज पे, ये भी बोलो कि वो भी शामिल थे इसमें। मालेगांव शहर के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, इस नशे की लानत को शहर से ख़त्म करने के लिए आप जिस इलाके में रहते हो तो ये समझते हो कि हम महफूज है, ऐसा नहीं है। ये नशे की लानत से शहर का कोई हिस्सा महफूज नहीं है। ऐसा ना हो कि तुम्हारे घर की औरतों को, माँओं को जब घर से बाहर निकले तो तहफ़्फ़ुज़ का एहसास ना रहे, वो इज़्ज़त से घर ना आए। जो लोग नशे में मुलव्विस हैं उनको इस चीज़ से निकालने के लिए रिहैब सेंटर ये मालेगांव शहर में बनाकर नस्लों को बचाने का काम मैं आपसे करूंगी। मैं ये वादा करती हूँ और आप लोग पर ये उम्मीद है कि आप लोग जिस तरह साथी निहाल अहमद साहब पर यकीन किए थे, भरोसा किए थे, वैसे ही उनकी बेटी पर भरोसा करें। इंशाअल्लाह मैं मालेगांव के रोशन मुस्तकबिल के लिए एक बड़ी हिस्सेदार बनूंगी, ये वादा करती हूँ।